एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज को लेके काफ़ी चिंता बनी हुई है, उसमें भी ख़ास तौर पे सीईसी के ड्रॉज को लेके। इसमें ये भी बार-बार बोला जा रहा है कि क्या आने वाले टाइम में सीईसी के बड़े ड्रॉज देखने को मिलेंगे? क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स इनसाइड कनाडा जो हैं जिनके वर्क परमिट्स इस साल एक्सपायर हो रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ी चिंता है। उनमें से बहुत से लोग जो सीईसी के अंदर क्वालिफ़ाई करते हैं, बट उनका जो सीआरएस स्कोर है दैट इज़ क्लोज़ टू 500, उनके लिए ये और भी बड़ी चिंता है। तो क्या सीईसी के ड्रॉ हमें आने वाला टाइम पे देखने को मिलेंगे? फिर नीचे आएगा सीआरएस या ये और ऊपर जाने की संभावना है? क्या है असलियत? आज मैं छोटी-सी डिस्कशन इस वीडियो में इसी टॉपिक पे करूँगा। स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर। मेरा नाम पृथ्वीपाल सिंघल, मैं एक लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड इंडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। एक छोटी-सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब के इस चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके साथ शेयर करते रहते हैं। एक्सप्रेस एंट्री में कुछ ब्रेकें हमें नज़र आई बिकॉज़ ऑफ चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, और उससे पहले इलेक्शंस का टाइम था, और अब नए मिनिस्टर भी अपॉइंट हो गए हैं। अब इसमें जो सीईसी का ड्रॉ हमें देखने को मिला, जो काफ़ी देर के बाद देखने को मिला, वो भी बहुत छोटा-सा ड्रॉ देखने को मिला। सबसे बड़ी जो चिंता बनी हुई है वो है सीईसी के ड्रॉज को लेके कि आने वाले टाइम में क्या सीईसी के ड्रॉज हमें रेगुलर देखने को मिलेंगे या नहीं, क्योंकि जो लास्ट ड्रॉ आया ये 3 महीने के गैप के बाद हमें देखने को मिला, और उसमें जो स्कोर रहा 547, जो काफ़ी ऊपर चला गया एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट। एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि जब एलएमआईए की जो 50 से लेकर 200 बोनस पॉइंट्स अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट के ख़त्म किए गए थे, उसके बाद सीआरएस स्कोर काफ़ी नीचे आएगा। बट क्योंकि चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई तो उसमें काफ़ी लंबा समय लग गया, और एक्सप्रेस एंट्री के हमें फ्रीक्वेंट ड्रॉज भी नहीं देखने को मिले। सीईसी का ड्रॉ तो हमें काफ़ी देर के बाद देखने को मिला। मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि कंपटीशन तो है ही है। इसमें एक ये भी बड़ी 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 बात है कि यूएसए से बहुत सारे स्किल्ड माइग्रेंट्स बिकॉज ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज वो कनाडा की तरफ देख रहे हैं इमिग्रेशन के लिए। ये सिचुएशन आज से 4-5 साल पहले भी आई थी जब ट्रंप साहब अपनी फर्स्ट टर्म में प्रेसिडेंट थे। बट इस बार क्योंकि इमिग्रेशन का प्रोसेस उन्होंने काफ़ी टाइट कर दिया आते ही, तो काफ़ी लोग ये जो स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं यूएस के अंदर, जिनके सीआर स्कोर अच्छा बन रहा है, जिनके पास अच्छी बैकग्राउंड है, और ऐसी ऑक्यूपेशन है जो कनाडा के अंदर भी इन डिमांड है, चाहे वो किसी ट्रेड्स ऑक्यूपेशन में हो, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हो, हेल्थ केयर में हो, तो उनके लिए कनाडा के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी लेना काफ़ी आसान है इन कंपैरिजन टू यूएसए। सो ऐसे लोग भी अब काफ़ी पूल के अंदर आपको रेगुलरली आते हुए नजर आएंगे। इसकी वजह से जो पूल की सिचुएशन है वो चेंज होती हुई भी हमें नजर आएगी। अगर मैं सीआरएस स्कोर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं एक्सप्रेस एंट्री पूल के अंदर, एज फार एज 15-16 ऑफ मे इज कंसर्न, तो 501 से लेके 600 के बीच में ऑलमोस्ट 22,600 के करीब, 23,000 के करीब कैंडिडेट्स हैं, और 451 से लेके 500 के बीच में ऑलमोस्ट 74,000 कैंडिडेट्स हैं। अब इसमें भी अगर मैं थोड़ी सी फिल्ट्रेशन करूं, 480 से लेके 600 के बीच में लेस देन 50,000 कैंडिडेट्स हैं, विच इज नॉट अ वेरी बिग नंबर। सिर्फ 50,000 के करीब ही कैंडिडेट्स हैं 480 से ऊपर, और तो 50,000 कैंडिडेट्स को एक्सप्रेस एंट्री के अंदर उनके लिए आईटीएज आना कोई मुश्किल काम नहीं है। बट क्वेश्चन मार्क क्या है कि कितनी फ्रीक्वेंसी से एक्सप्रेस एंट्री के जो राउंड्स ऑफ इनविटेशंस हैं वो निकाले जाते हैं। उसमें खास तौर पे कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के जो ड्रॉज हैं वो कितने निकाले जाते हैं, और कितनी बड़ी वॉल्यूम में निकाले जाते हैं। अगर ज़्यादा बड़ी वॉल्यूम में कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के ड्रॉज हमें आते हुए नजर आए आने वाले टाइम में, तो सीआरएस कोड बिल्कुल नीचे आएगा। 480 से लेके उसके अबव जो भी रैंकिंग्स को एप्लीकेंट्स हैं या पूल के अंदर जिनकी एप्लीकेशन है, जिन कैंडिडेट्स की, उनके लिए चांसेस हैं। बट हाँ, 500 से अबव वाले कैंडिडेट्स के लिए मैं बोलता हूँ उनके चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं आईटी रिसीव करने के। नई इमिग्रेशन मिनिस्टर भी अब अपॉइंट हो गई हैं, लीना डयाब,
उनका काफ़ी बैकग्राउंड है इमिग्रेशन के अंदर, बिकॉज़ पहले वो जब नोवा स्कोशिया में प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एमएलए थी, तो वहाँ पे इमिग्रेशन मिनिस्टर भी वो रह चुकी हैं। अब देखते हैं आने वाले टाइम में वो क्या चेंजेस लेके आती हैं, और एक्सप्रेस एंट्री के जो ड्रॉज हैं वहाँ वो क्या करती हैं, कितनी तेज़ी के साथ ये ड्रॉज आएंगे, और उसमें सीईसी के ड्रॉज कितने आएंगे, ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज पे क्या फोकस रहेगा। फ्रेंच स्पीकर्स के ऊपर तो फोकस ऑलरेडी है कैनेडियन गवर्नमेंट का। दूसरी तरफ जो टेम्पररी रेजिडेंट्स हैं उनको कम करने की बात ऑलरेडी मार्क कार्नी बोल चुके हैं। सो इमिग्रेशन लेवल प्लान जो है उसमें ये वो पहले ही बता चुके हैं कि हम जो कनाडा की टोटल पॉपुलेशन है उसके उससे 1% के नीचे ही हम अपने इमिग्रेशन लेवल प्लान रखेंगे। अब एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जरूर आने वाले टाइम में विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स ही हमें पता चल जाएगा कि जो नई मिनिस्टर्स हैं वो क्या चेंजेस लेके आई हैं, या किस तरीके से वो एक्सप्रेस एंट्री के जो ड्रॉज हैं उन पे उनका क्या इम्पैक्ट है। इसमें ये भी एक बात आपको ख्याल रखनी पड़ेगी कि ऑलरेडी इमिग्रेशन कनाडा के पास 8,52,000 ऑलमोस्ट 8.5 लाख के करीब परमानेंट रेजिडेंसी की जो एप्लीकेशंस हैं अंडर प्रोसेस हैं। तो बहुत बड़ा नंबर है वो भी। वो अगर सारा नंबर भी हम अगर वहाँ भी सारी एप्लीकेशन इन टाइम प्रोसेस होती हैं तो 2 साल से लेके 3 साल का कोटा गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के पास वहीं से ही पूरा हो जाता है। सो वहाँ क्या सिचुएशन रहती है, और साथ साथ में जो नई इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं ये किस तरीके से पॉलिसीज को चेंज करती हैं, एक्सप्रेस एंट्री के अंदर खासतौर पे सीईसी के ड्रॉ जो हैं वो कितनी फ्रीक्वेंसी से आएंगे, ये देखना पड़ेगा। बट एक बात पक्की है, सीईसी के ड्रॉज हमें जरूर आते हुए नजर आएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं लास्ट ड्रॉ से। डिसअपॉइंट होने की आपको जरूरत नहीं है, दैट वाज अ वेरी स्मॉल ड्रॉ। बड़े ड्रॉज हमें सीईसी के आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी ये अनाउंसमेंट कर चुकी है लास्ट जो गवर्नमेंट थी कि 66% जो कोटा है एक्सप्रेस एंट्री के अंदर उन्होंने ऑलरेडी फिक्स किया है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इनसाइड कनाडा है। सो सीईसी के ड्रॉज हमें जरूर आते हुए नजर आएंगे। अब ये देखना पड़ेगा कितनी बड़ी वॉल्यूम में आते हैं और कितनी तेजी से ये ड्रॉज बैक टू बैक आते हैं। अगर तेजी से ड्रॉज आते हैं तो सीआरएस स्कोर हमें जरूर कम होता हुआ नजर आ सकता है। बट जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप जरूर कोशिश कीजिए कि जो आपका सीआरएस स्कोर है उसको आप इम्प्रूव कर सकें। आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के थ्रू आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें काफ़ी नंबर आपके बढ़ने के चांसेस रहते हैं अगर आप सीएलबी लेवल अपना उठा के थोड़ा सा ऊपर ले जाते हो। अगर आपका सीएलबी लेवल 8 है, अगर आप सीएलबी लेवल 8 से 9 पे ले जाते हो तो रिमार्केबल चेंजेस आ जाती हैं आपके सीआरएस स्कोर के अंदर। सो कोशिश कीजिए आप किसी ना किसी तरीके से जो भी आपके पास ऑप्शंस है उनको सामने रख के अपना सीआरएस स्कोर इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। बहुत से लोग अपना प्रोफाइल ही क्रिएट नहीं करते एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, अपना प्रोफाइल जरूर क्रिएट करें। बहुत गलतियां भी लोग करते हैं प्रोफाइल क्रिएट करते हुए। सो मेक श्योर करें कि आप कोई प्रोफेशनल हेल्प जरूर लें। दिस इज ए वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी इन कनाडा। आपकी कोई पीआर की एप्लीकेशन है, स्टडी परमिट की एप्लीकेशन है, विजिटर वीजा की एप्लीकेशन है, वर्क परमिट की एप्लीकेशन है, आप ऑलरेडी इनसाइड कनाडा हैं, किस तरह की एक्सटेंशन डालना चाहते हैं, आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, आगे क्या संभावनाएं हो सकती हैं आपके लिए, अगर आपकी कोई नॉमिनेशन नहीं है कहीं से, उसके बारे में भी कोई सजेशन लेना चाहते हैं, जरूर हमें कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर सामने डिस्प्ले हो रहे हैं।